लास्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट से अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि यूनियंस ने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी 21 मार्च, जिसके बाद यूनियंस ने अपनी स्ट्राइक को एज यूजुअल डेफर कर दिया। अभी आईबीए और यूनियंस के बीच में एक और मीटिंग हुई है 23 अप्रैल 2025 में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट डिस्कस हुए हैं, जो 5 डेज बैंकिंग, रिवाइज्ड पीएलआई, रिक्रूटमेंट, पेंशन अपडेशन, यूनिफॉर्म डीए, एनपीएस, लीव बैंक, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, इनकम टैक्स और मैटरनिटी बेनिफिट जैसे मुद्दे यहाँ पे डिस्कस हुए। इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कुछ जो इश्यूज थे वो काफ़ी अब सीरियसली मुझे नहीं लगता परस्यू हो रहे हैं। आपने डिसाइड करना है, सारा कंटेंट आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप कंटेंट की लैंग्वेज से ही जज कर सकते हैं, इसमें किसी की कुछ कहने की आई थिंक नीड नहीं है। तो जो सबसे पहला पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ 5 डेज बैंकिंग को लेकर हुआ। अगर आप इससे अवेयर होंगे तो जब पहला सर्कुलर यूएफबीयू का आया था उसमें इसके बारे में कम से कम एक कंप्लीट पेज पे लिखा होता था। इन्होंने ये बताया कि कंसिलिएशन मीटिंग हुई तो हमारे को कितना ज़्यादा सीरियसली लिया गवर्नमेंट। हायर लेवल के ऑफिशियल्स आए और उन्होंने इंटरवीन किया, लेकिन उसके बाद आप लोगों को भी पता है गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आता है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि इस साल की शायद 5 डेज बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो। इन शॉर्ट उन्होंने इंडिकेट किया कि 5 डेज बैंकिंग इस साल नहीं मिलने वाली। यूनियन ने 4 लाइन इस पर लिखी हुई है, आप इसमें देखिए, और कोई भी बात इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकल नहीं है। इसको पढ़ने के बाद साफ नजर आ रहा है कि इस पॉइंट को अभी के लिए इन्होंने भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है कि हमारे को डीएफएस ने ऐसा इन्फॉर्म किया था कि जो 5 डेज बैंकिंग का इशू है वो सीरियस अटेंशन पे है। हमने अभी न्यूज़ एजेंसीज में ये देखा, न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स में ये पाया कि मीडिया ऐसा बोल रहा है कि जो डीएफएस है वो इस इशू को कंसिडर नहीं कर रहा है इस साल के लिए। आईबीए को हमने बोला कि अगर ये नहीं होगा तो फिर से हमें स्ट्राइक की कॉल रिवाइव करनी पड़ेगी, यानी ये स्ट्राइक की जो कॉल है अभी ठंडे बस्ते में चली गई है, और अगर ये इशू इस साल नहीं रिजॉल्व होता तो हमें स्ट्राइक कॉल करनी पड़ेगी। तो देखिए कितना ज़्यादा सबमिसिव फॉर्म में इस बात को बोला गया है। कोई भी स्टैंड यहाँ पर असर्टिव मुझे नहीं नजर आ रहा है। तो आई थिंक इस मुद्दे पर अब कुछ नहीं होने वाला। सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ पीएलआई को लेकर के। हमने पीएलआई पे इतना ज़्यादा कंटेंट बनाया हुआ है, पूरी स्कीम को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर के इसको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि मैटर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से टेकअप किया हुआ है और उन्होंने अभी रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया है। आईबीए को रिस्पॉन्स नहीं मिलता किसी भी चीज़ पे, ये भी हमें समझ नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे एम्फेसाइज किया, चीफ लेबर कमीशन ने आईबीए को कन्वे किया था कि जो ऑनगोइंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं तो आईबीए को एडवाइस करना चाहिए कि पीएलआई को डेफर कर दिया जाए। और नेक्स्ट इन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि जो एक नया अप्रेजल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, सीनियर मैनेजर ग्रेड स्केल जो 4 होते हैं, जो स्टेट बैंक में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उन्होंने परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया है। यानी मेन इशू यहाँ पर क्या था कि पीएलआई में जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्केल 4 एंड अबव थे उन्हें जो हाई अमाउंट का पीएलआई मिल रहा था और 1 to 3 को जो कम अमाउंट का पीएलआई मिल रहा था, उसको एड्रेस ना करके यहाँ पर एक नया अप्रेजल सिस्टम ले आई बैंक्स, जिसमें क्या होगा कि रेटिंग जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसके कारण वो पीएलआई के बेनिफिट वैसे ही वंचित रह जाएंगे। और ये किस तरह का मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? बेल कर्व मॉडल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो अपने आप में ही ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में ऑप्ट नहीं करती हैं। इसमें फोर्स्ड रैंकिंग का सिस्टम होता है। थोड़ा सा मैं आपको बेल कर्व मॉडल के बारे में बता देता हूँ। देखिए इस तरह से एक एसबीआई का ही एग्जांपल देते हैं। जैसे इन्होंने 4 to 40% एक लिया हुआ है, 40 to 80 लिया हुआ है और 80 to 100% की ब्रैकेट बन गई। अब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉई हैं और उनमें से 30 चीफ मैनेजर्स ऐसे हैं जो टॉप परफॉर्मिंग हैं। अब इन 30 चीफ मैनेजर्स का क्या होगा कि आपके हिसाब से नॉर्मली तो 30 चीफ मैनेजर हैं जो परफॉर्मिंग हैं, लेकिन इस बेल कर्व की वजह से क्या होगा कि ये 20% को ही आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय में कंसिडर करता है। यानी जो 20 एम्प्लॉय हैं ये उन्हें आउटस्टैंडिंग मानेगा, तो 10 एम्प्लॉय पे क्या होगा, ये फोर्स रेटिंग लग जाएगी और उन्हें बिना किसी कारण के 40 to 80 ब्रैकेट में आना पड़ेगा, यानी उनकी रेटिंग एवरेज में आ जाएगी। तो ये फोर्स रेटिंग सिस्टम को कोई भी ऑप्ट नहीं कर। दूसरा इसमें नुकसान क्या होता है कि अननेसेसरी का कंपटीशन आप
लेकर के आता है तो कोलैबोरेटिव अप्रोच से कम्पिटिटिव अप्रोच में चले जाते हैं। तो ये इटसेल्फ जो बेटर अप्रेजल सिस्टम नहीं है। तो इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बोला कि इसको अभी होल्ड करने की रिक्वायरमेंट है और म्यूचुअल डिस्कशन और कंसेंसस से ही इसको रिवाइज किया जाए। थर्ड पॉइंट है इसमें रिक्रूटमेंट का। देखिए ये चीज़ एक अच्छी है, जो अच्छी चीज़ होगी उसे अच्छा बोला जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं होगी उसे नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये टेकअप किया था और क्लैरिकल स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट है उसको बढ़ाया गया है। पहले 6128 वैकेंसीज थी नेशनलाइज्ड बैंक में, अब उन्हें बढ़ा करके 11830 कर दिया गया, यानी 11,000, ऑलमोस्ट डबल हो गई है वैकेंसीज, जो बहुत अच्छा है यूथ के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भी, और जो एक स्टाफ का क्रंच है उसको एड्रेस करने के लिए भी। तो एसबीआई की बात करें, ये नेशनलाइज्ड बैंक में इतनी इंक्रीज हुई है, और सिर्फ एसबीआई की बात करें तो उसमें 14,191 क्लरिकल स्टाफ को जो है रिक्रूट किया जाएगा। कुछ बैंक्स ने जीरो इंडेंट भी दिया था आईबीपीएस की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में, वहां पर भी उन्होंने जीरो से बढ़ा करके 1580, 1200, 499 इस तरह से वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया। तो यहाँ आईबीए ने बताया कि बैंक्स पॉजिटिव हैं इस इश्यू को लेकर के, और फर्दर रिक्रूटमेंट भी आएगी आने वाले समय में। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला सब स्टाफ को लेकर के, सब स्टाफ की जो वैकेंसीज हैं उन्हें आउटसोर्स करने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें इन्होंने बोला कि आईबीए ने बताया कि ये स्टेटस को मेंटेन्ड है अभी, और सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट के होने से पहले जो ये आउटसोर्सिंग का इशू है इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला कि बैंक जो है इस इशू को एमिकेबली थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन जो है इसको सेट राइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इशू जो इसमें है वो है अपडेशन ऑफ पेंशन का। इस पर हमेशा की तरह जो एक बात बोल दी जाती है कि मैटर सब जुडिस है, यानी कोर्ट में पेंडिंग है, इसको डिस्कस नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का इसमें कोई फैसला नहीं आता। एक्स ग्रेशिया जो पेंशनर को मिलता था उसके अमाउंट पर आईबीए ने मना कर दिया। आईबीए ने बोल दिया कि सेम अमाउंट उन्हें मिलने वाला है। जब इन्होंने थोड़ा इसके बारे में बोला तो आईबीए ने एग्री कर लिया कि इसको नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला जो पेंशनर का है 8088, इसके बारे में भी इन्होंने बोला कि अगर ये कॉस्ट न्यूट्रल होगा और इसमें कोई एडिशनल खर्चा नहीं आएगा तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। और यूनियंस को बोला कि आप अपने सजेशन इस पर सबमिट करें, लेकिन पर एक सोचने वाली बात है, जब इसको यूनिफॉर्म डीए का एक फॉर्मूला पॉइंट लेकर के आएंगे तो कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगा ही। देखते हैं ये कैसे आगे प्रोसीड करेगा। एनपीएस टू ओपीएस, यहाँ इन्होंने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर के आई है ओपीएस की, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमारे लिए भी एनपीएस को कन्वर्ट करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। इसके बारे में भी इन्होंने बोल दिया कि इशू को बाद में डिस्कस करेंगे। लीव बैंक के लिए इन्होंने बोला कि जो डोनेशन ऑफ लीव एक मुद्दा है और एक सैंक्शन ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एक्सट्रीम मेडिकल रीजंस, ये दोनों अलग मुद्दे हैं, इसमें टैक्स इन्वाइट नहीं होगा। तो इन्होंने आईबीए ने बोला कि इसको टैक्स लाइबिलिटी एंगल से एग्जामिन करेंगे और बाद में डिसीजन लिया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ आईबीए ने बोला कि जो सजेशन दिए थे स्मॉल कमेटी ऑफ वर्कमैन एक बनाई गई थी, उनको परस्यू किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा। ऑफिसर के लिए उन्होंने बोला कि जो पिछला डिस्कशन है उन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एफिशिएंसी रिव्यू के लिए इन्होंने जो 57-58 एज के एम्प्लॉय हैं उनका जो एफिशिएंसी रिव्यू का मुद्दा चल रहा है वहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके लिए क्लियर प्रोविजन होना चाहिए और मेजर्स होने चाहिए कि इसका कोई मिसयूज नहीं होना हो और कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना लिया जाए, यानी सब्जेक्टिव डिसीजन को अवॉइड किया जाए एट एनी लेवल, यानी जिसका जो मन किया भाई ये परफॉर्मर नहीं है इसको निकालो, वो उस तरह के सब्जेक्टिव डिसीजंस जो हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए इस सारे मुद्दे पर बात हुई। सेफ्टी ऑफ ऑफिसर्स, वीडियोज आपने देखी हैं, असॉल्ट होता है, अटैक्स होते हैं, और सभी बैंक्स में आई थिंक यही प्रोविजन है कि जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके पास एफआईआर फाइल करने की पावर नहीं होती, उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अलग अलग बैंक्स की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलग अलग है, कुछ बैंक्स में स्केल 5 परमिशन देते हैं, 6, 7, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग हिसाब है, लेकिन ब्रांच मैनेजर के पास बेसिकली एफआईआर करने की पावर नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कोई एडवाइजरी बैंक को जारी की जाए जिसमें ब्रांच मैनेजर्स को एफआईआर करने के लिए इन केस ऑफ असॉल्ट अनेबल कर दिया जाए। परक्यूसाइड टैक्स को लेकर के इन्होंने बोला कि बैंक्स का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, बैंक्स चाहें तो इसको परक्यूसाइड को
एब्जॉर्ब कर सकते हैं। परक्यूजाइट टैक्स क्या है, कैसे लाइबिलिटी अराइज होगी, ये सारी हमने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से समझा हुआ है। उस पर भी आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें, ये मुद्दा भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट इसमें डिस्कशन हुआ मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर के। यहाँ इन्होंने बोला कि जैसा कि आप जानते होंगे नया लेबर कोड आ गया है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कुछ प्रोविजंस जो हैं वो पॉजिटिव प्रोविजन इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं ट्राइपार्टाइट में, उनकी बजाय नए एक्ट के प्रोविजन को हम अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। हम दोनों प्रोविजंस को कंपेयर करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में अपने व्यूज इस बारे में देंगे। तो ये सर्कुलर पढ़ के इतना तो समझ में आता है कि सारे रेजिडुअल इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करे गए, लेकिन जो मेन बातें थी 5 डेज बैंकिंग को लेकर के, उस पे जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल पॉजिटिव मुझे नहीं लगा। बाकी इश्यूज पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो ये पीएलआई का जो नया इंट्रोडक्शन कुछ बैंक्स कर रहे हैं, यानी अप्रेजल सिस्टम इस हिसाब से बना दे रहे हैं कि पीएलआई इटसेल्फ मिलना मुश्किल हो जाए स्केल 4 एंड अबव को, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बाकी इश्यूज पे डिस्कशन आपके सामने है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है या क्या गलत है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।